तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम खबागणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो थंबनेल देख के पता चल गया होगा, पशु परिचर के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने 5-7 दिन के रिसर्च के बाद में इकट्ठी करी है। पिछले संडे से लेकर इस संडे तक मेरा रिसर्च रहा था कि मैं पशु परिचर के बारे में जितनी हो सकती है जानकारियाँ कलेक्ट कर लूँ। साइट पे गई और बहुत सारे विभागीय चीज़ों में जाके देखा तो मुझे समझ में आया कि आखिर क्या वैकेंसी है, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या सैलरी होती है और क्या काम होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च करी और वही आपके सामने बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी जहाँ तक मैं कलेक्ट कर पाई आपके सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो देखो, मेरी थीम होने वाली है, अगर आप पशु परिचर की तैयारी करना चाहते हो और किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और चाहे वो रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड या फिर पटवारी या ऐसा जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप आज तक करते आए हो, तो क्या आपको पशु परिचर की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस जॉब को थोड़ी सी हीन भावना से भी देख रहे हैं और सोचते हैं कि इसमें कोई आगे प्रमोशन नहीं होगा। तो उन सारे सवालों का जवाब होगा, तो बने रहिए मेरे साथ में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई होप कि कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले बिना किसी कोचिंग के कैसे तैयारी करें वो मैं जब बताऊंगी जब अपन सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले पशु परिचर के लिए भाई की भर्ती RSMSSB ने निकाली है, जो अपना अलग बोर्ड है उसमें भर्ती निकाली है। अगर आप सिलेबस वगैरह देखना चाहोगे तो RSMSSB की साइट पे जाके देख सकते हो। फॉर्म निकले हुए हैं, अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो के बाद में जाके भर देना फॉर्म, क्योंकि 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक फॉर्म निकले हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ कि फॉर्म भर देना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि 5,934 पदों के लिए भर्ती आई है और बहुत बड़े पद हैं यार। मतलब 5,500 लगभग 6,000 लोगों को नौकरी मिलने वाली है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ भर दें। और इसमें 5,281 पद जो है वो गैर अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के लिए है और 653 पद जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए रखे गए हैं। 7 दिन के भीतर अगर हमें जो क्वालिफाइड डिग्री है जो अपने पास नहीं है और फिर भी अगर अपन ने फॉर्म लगा दिया तो हमें 7 दिन के भीतर फॉर्म लेने की वो होगी, छूट मिलेगी कि जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, सरकार ने आजकल बड़ा कर दिया हर एक वैकेंसी में कि जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है अगर वो हमारे पास नहीं है और फिर भी अपन ने अगर फॉर्म भर दिया तो 7 दिन के भीतर हम फॉर्म वापस ले सकते हैं। और अगर हम फॉर्म वापस नहीं लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आप पे कार्यवाही हो सकती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। तो ये भी है। और सबसे पहले 10वीं पास जो भी बच्चे हैं आप में से, कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस 10वीं की मार्कशीट चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कम डिग्री में हम कोई भी और एग्ज़ाम या ठीक ठाक मतलब लेवल के एग्ज़ाम है जो हम दे सकते हैं। योग्यता 10वीं पास है और आयु आपके 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। EWS, SC, ST, OBC और SBC को 5 साल की छूट मिली है और ऐसे ही जनरल वुमेन को भी 5 साल की छूट मिली है, तथा जो रिजर्व वर्ग है उनकी महिलाओं को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट भी मिली हुई है, जैसे कि लगभग 10 साल की छूट मान लो। और नॉर्मल जो है 18 से 40 के बीच में अगर हम हैं तो हम ये फॉर्म भर सकते हैं। बात करें अब वेतन की, तो वेतन का जो लेवल है, पे मैट्रिक्स का जो लेवल होता है 17,700 पोस्ट है इसमें। और लेवल फर्स्ट जो आता है उसकी मतलब वो कैटेगरी इसकी लेवल फर्स्ट है। जैसे हम लोग जो आते हैं ग्रेड फर्स्ट वाले वो L12 में आते हैं, है ना। उसी तरह से ये L फर्स्ट लेवल की वैकेंसी है और जो नॉर्मल वेतमान है शुरू होगा वो आपका 17,700 रुपये से होगा। 17,700 रुपये बेसिक पे होगी और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 17,700 रुपये ही मिलेंगे। हाँ, प्रोबेशन में आपको 17,700 से भी थोड़े से कम मिलेंगे, लगभग 12-12,500 रुपये अंदाजन प्रोबेशन में मिलेंगे, क्योंकि प्रोबेशन में तो हमारे बेसिक पे से भी हमें कम मिलते हैं। जैसे अभी मेरा बेसिक पे है 46,300, लेकिन 2 साल तक मुझे सिर्फ 29,000 कुछ रुपए मिले हैं। मतलब टोटल 31,000 मिलते थे, बट इन कैश मेरे को 28 या 29 के बीच में मिलते थे। ठीक है, तो प्रोबेशन में हमको बेसिक पे से भी कम मिलता है, लेकिन प्रोबेशन के बाद में ये जो 17,700 रुपये हैं और 2 साल जब तक होंगे तब तक DA वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर साल 5% के हिसाब से लगभग अपना बढ़ जाता है DA वगैरह, HRA वगैरह और बहुत सारे अलाउंसेस मिलके
आपका जो वेतन हो जाएगा, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है 21, 22 और 23 हज़ार के बीच में लगभग आपका वेतन हो जाएगा। तो अगर आप 10वीं पास हैं और अभी तक आपने एग्ज़ाम पास नहीं करी है, और तो अगर आप 21, 22 और 23 हज़ार रुपये भी पा रहे हो तो मेरे हिसाब से वो ठीक ही पैसे हैं, कोई बुराई नहीं है अगर हमें 21, 22 हज़ार रुपये भी मिलते हो एक सामान्य योग्यता के साथ भी। अगर हम सरकारी नौकरी का लेबल ही बहुत बड़ा है यार इस ज़माने में, तो है ना। तो ये हमारा मतलब वेतन है। बात करते हैं परीक्षा की, परीक्षा होने कब वाली है। जैसे अब जैन फेब में फॉर्म भरे जा रहे हैं, परीक्षा आपकी होने वाली है। अभी जो डेट दी गई है संभावित तिथि अप्रैल से जून 2024 के बीच में आपकी एग्जाम होने वाली है। मतलब आपको 3 महीने लगभग, 3 या 3.5 महीने लगभग मिलेंगे। टोटल जो एक एग्जाम लगेगी, सिर्फ एक एग्जाम में पास होना है। टोटल जो पद आएंगे वो होंगे 150, मतलब टोटल जो एक पेपर लगेगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 150, और अंक भी कुल 150, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे और वो 150 नंबर के होंगे। सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब अवसादा वाला पेपर होएगा आपका, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। ज़्यादातर एग्जामों में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/3, मतलब 1/3 का मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटा हुआ माना जाता है। लेकिन 1/4 का मतलब होता है 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर एक्स्ट्रा काटा जाता है हमारा, ठीक है। और न्यूनतम 40% अंक लाना भी जरूरी है, ये न्यूनतम योग्यता है। ये 40% से कम अगर आपके आए तो आप मतलब किसी भी हालत में पास नहीं माने जाओगे। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी कैटेगरी में जितने मतलब कोई बैठा ही नहीं और जो बैठा वो पास हो गया, चाहे उसके नंबर बहुत कम जा रहे हो। न्यूनतम अंक बहुत सारे एग्जामों में नहीं होता था पहले, तो कई बार तो हमारे ज्योग्राफी में हमारे साथ भी हुआ था कुछ कैटेगरीज में, जिसमें पेपर में भी ये न्यूज़ बहुत चर्चा में आई थी आगे। तो उसमें माइनस ना में जिनके नंबर थे उनको पोस्ट मिल गई थी, है ना, फर्स्ट ग्रेड की। तो कई बार ऐसा हो जाता था। इस वजह से अब न्यूनतम योग्यता कर दी है कि अगर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, 40% अगर आपके नंबर आएंगे तो ही आप सिलेक्टेड माने जाओगे, ठीक है। ये हमने पेपर पैटर्न की बात कर ली। एक एग्जाम पास करनी है यार, और एक एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चन में आपको देखो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे आजकल जिस हिसाब से सरकारी नौकरी की वो एक तरह से आपाधापी मची हुई है ना, तो हर कोई व्यक्ति जो, और इसमें तो मतलब योग्यता भी 10वीं पास चाहिए ना, तो हर कोई व्यक्ति एग्जाम देगा। और बहुत सारे लोग सीरियसली तैयारी करके जो देंगे वो 5000 पद आराम से लेके जाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सरल आएगा। क्योंकि 10वीं पास तक का पेपर आएगा तो बहुत आसान पेपर आएगा, लेकिन उसमें कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है, तो इसलिए सीरियस होकर तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो कि आपको ऐसा लगता है कि हम पशु परिचर क्यों बने, है ना, हम ये भी कोई नौकरी होती है। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर आप रीड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनकी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पटवारी ऐसा ही किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ फॉर्म तो भर दो और एग्ज़ाम भी दे दो, है ना। क्योंकि सिलेबस जो है वो आपकी इन्हीं एग्जामों वाला ही है, इनसे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। बस 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन है जो अलग है। उसके लिए आप एक गाइड, वो आगे बताऊंगी मैं, तो मतलब उसके लिए हमें थोड़ी सी अलग तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी वो सिलेबस है जो हमारी इन सारी एग्जाम्स में है। अब कि आपको लगता है कि यार पशु परिचर बनेंगे तो हमारी मतलब कि प्रमोशन नहीं है, या फिर बहुत छोटे लेवल की नौकरी है, तो मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि पशु परिचर का काम क्या होता है ना, डॉक्टर के साथ सहयोग करना होता है ना। और आपको लगता है पशु चिकित्सालय वाले डॉक्टरों के पास कितना काम होता है। हमारे घर के जस्ट सामने हमारे गांव में पशु चिकित्सालय वाला डॉक्टर है, आराम से। वो डेली तो आता भी नहीं है, मतलब बहुत कम आते, वीक में 3-4 दिन आते होंगे, और मतलब कि उनके साथ रहना है, तो उनके साथ रहना है तो इज लाइक कि बहुत हल्का काम है यार। डॉक्टर भी अगर जैसे गांव में किसी का पशु बीमार होता था तो हम कॉल करते थे कि डॉक्टर साहब गांव आ रहे हो, तो फिर वो कहता था कि आज तो मैं आऊँगा नहीं। तो फिर हम कहते थे कि हमारा बीमार है, तो वो कहते थे ठीक है मैं 2-3 घंटे में आ जाऊँगा, क्योंकि पशु इतने ज़्यादा बीमार होते नहीं है ना। बाकी आपको पता है कि अगर उनका सहायक होगा तो कोई खास काम होता नहीं है। काम ये दिया हुआ है कि पशु चिकित्सक का सहयोग करना, और जो पशु चिकित्सालय होता है उसकी थोड़ी सी देख रेख करना। कोई जाता भी नहीं है, मतलब हॉस्पिटल्स में भी नहीं जाते, मैं आपको सच्चाई ये बता रही हूँ ना। तो यार नाक के बराबर काम है। और अगर आप ऐसी जगह पोस्टेड हो और घर के आसपास में पोस्टिंग मिल जाएगी आपको, अगर आप गांव में भी रहते हो तो, और अगर आप ऐसी जगह पोस्टेड हो तो आराम से आप वहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि ठीक ठाक पशु चिकित्सालय गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, और वहाँ पे पूरे दिन अपनी पढ़ाई कर सकते हो यार। आगे भावी एग्जामों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपको 22-23 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और आप भावी एग्जामों की
आराम से तैयारी कर सकते हो। इसलिए मैं सबको कह रही हूँ, जो भी बच्चे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि अभी तक देखो आपकी वैकेंसी आई नहीं है, रीड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई नहीं है। आते आते कई बार वैकेंसीज में बहुत टाइम लग जाता है। तो जो एग्जाम आई हुई है वो भरो और उसकी तैयारी करो। और मैं तैयारी के लिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि तैयारी कोई अलग नहीं है, किस तरह से आप इन एग्जाम्स के साथ में तैयारी कर सकते हो वो। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, 2 पेपर होंगे, मतलब पेपर 1 होगा, वो 2 भागों में बटा हुआ होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है मतलब कि पार्ट 1 जो होगा पेपर का, एक ही पेपर पार्ट 1 और पार्ट सेकंड 2 पार्ट्स में बटा हुआ होगा। पार्ट फर्स्ट जो है वो सामान्य जीके का पेपर होगा और पार्ट सेकंड जो है वो चिकित्सक वाला, कि पशु चिकित्सक का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, वैसे टाइप्स पेपर होगा। पार्ट फर्स्ट के लगभग 70% भाग जो है वो पार्ट फर्स्ट का है, जो सामान्य पेपर है, जिसका सामान्य सिलेबस है, जो रीड का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, आरएएस मान लो, पटवारी मान लो और ऐसा ही मान लो, सब में सेम चीजें हैं, तो वही सिलेबस है। पार्ट सेकंड जो है, जो 45 क्वेश्चन लगभग अपन बोल सकते हैं 30% पोर्शन है, वो डिफरेंट है और वो भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें अपन को कोई पशु चिकित्सा का ज्ञान नहीं चाहिए, आपको कोई डॉक्टर नहीं बना रहे, वो सामान्य पशु चिकित्सक की देखभाल करने वाला बनवा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कोई बहुत डीप चीजें नहीं दे रखी है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट को देखो मोटे मोटे भागों में बांटा गया है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल और संस्कृति कला और करंट अफेयर। सबसे पहले तो आपको राजस्थान पढ़नी है। तो मैंने जैसे आपको हमेशा बताया है, 6वीं से 10वीं तक राजस्थान अपने जो सरकारी स्कूलें हैं या एनसीईआरटी चलती है, राजस्थान की किताबें चलती है सरकारी स्कूल में, स्पेसिफिक राजस्थान की 6वीं से 10वीं तक की राजस्थान की किताबें पढ़ लो, वो उनमें से ही आएगा, इससे बाहर इसमें से नहीं आने वाला है। दैनिक विज्ञान और गणित, ये आप किसी भी आज तक आपने अगर जो भी रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी करी है, सामान्य चीजें, उनसे भी सामान्य लेवल का पेपर आएगा, तो वो पढ़ सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि 6वीं से 10वीं तक की आप मैथ्स में से प्रैक्टिस करना चाहते हो, वहां से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और रही बात सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक अध्ययन के लिए मैं कहूँगी कि आप सच में 6वीं से लेकर 10वीं तक के सामाजिक अध्ययन की किताबें ही पढ़ लो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, जो आप रीड के लिए बना रहे हो वही आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बहुत फायदेमंद होगा हर एक एग्जाम के लिए, सेकंड ग्रेड की जीके के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए भी, और पटवारी के लिए भी, एसआई के लिए भी। 6वीं से 10वीं तक की जो सामाजिक विज्ञान की जितनी किताबें चलती है ना, सारी पढ़ लो यार, सबकी एक मोटा रजिस्टर्ड नोट्स बना लो, क्योंकि वो जिंदगी भर आपके लिए आपकी एक तरह से अर्निंग होगी, वो काम आने वाली है आपके हर एक एग्जाम में, क्योंकि वो हमारे बेसिक्स हैं और सामाजिक विज्ञान हर एक पेपर में आती है, तो वो आपको पढ़ लेनी है ना। इसके अलावा भूगोल चलेगी, तो भूगोल के लिए भी सामान्य लेवल की भूगोल चलने वाली है। 6वीं से 10वीं तक की जब सामाजिक विज्ञान आप पढ़ रहे हो ना, सामाजिक विज्ञान 6वीं से 10वीं में एक सामाजिक विज्ञान में एक किताब भूगोल की आती ही आती है, तो भूगोल अपने आप कवर हो जाएगी। कहने की बात है कि दूसरी है, ठीक है। तो आपको देखो पढ़ना क्या है, राजस्थान के लिए 6वीं से 10वीं की राजस्थान पढ़नी है, ठीक है। साइंस और मैथ्स के लिए मैं कहूँगी कि देखो अगर आपको समझ में आती है तो 6वीं से 10वीं तक की विज्ञान की किताबें आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक ही किताबें हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 5 किताबें हैं, पतली पतली हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज किसी गाइड में से भी तैयार कर सकते हो। साइंस वगैरह में से थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, मुझे ऐसे लगता है राजस्थान, सामाजिक विज्ञान इनमें से और भूगोल इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी साइंस और मैथ्स आप कोई भी जो अगर आपने आज तक किसी भी एग्जाम की तैयारी करी है, तो अगर आपके पास में कोई गाइड या कोई नोटबुक या कोई कोचिंग की बुक है, उसमें से पढ़ लेना। किसी भी एक चीज़ में से प्रैक्टिस करनी है। पढ़ना क्या है, प्रैक्टिस करनी है यार, है ना। मतलब इसकी मैथ्स की तो, और साइंस के भी, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सको उतने ज़्यादा करो, क्योंकि मेरे जैसों को साइंस समझ में कम आती है, तो मैं तो हमेशा साइंस को स्किप ही करती थी। लेकिन मैं इस एग्जाम में नहीं बोलूँगी स्किप करने के लिए, क्योंकि भाई कंपटीशन ज़्यादा होगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, मैं पहले से ही बता। भूगोल और सामाजिक विज्ञान दोनों जब आप 6वीं से 10वीं की सामाजिक विज्ञान तैयार करोगे तो उसमें आपकी कवर अप हो जाएगी, है ना। तो 6वीं से 10वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब के नोट्स बना लो, जिसमें भूगोल भी कवर हो गई, सामाजिक विज्ञान भी कवर हो गई। 6वीं से 10वीं की आप राजस्थान अध्ययन में राजस्थान की जो किताबें चलती है, राजस्थान कला और संस्कृति के नाम से, उनके नोट्स बना लो। साइंस मैथ्स आप किसी भी गाइड में से या फिर किसी भी बुक में से कर लो जो आपके पास अवेलेबल है। अपने टॉपिक देखो कि 4-4 5-5 टॉपिक क्या दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में यार दिया गया है पशुपालन, कृत्रिम गर्भाधान, दुग्ध दोहन, दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट प्रबंधन, पशु आहार, चारा, स्वास्थ्य और
बीमार पशुओं की पहचान, बहुत ही सामान्य सामान्य चीज़ें दी गई हैं। तो देखो, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप ये सारी चीज़ें हमने कभी पढ़ी हैं, क्योंकि हम इस फील्ड से नहीं हैं। तो इसके लिए मार्केट में गाइड आ चुकी होंगी, वो गाइड्स ले आओ और उन गाइड में से ये जो मतलब डेली का ये बोल लो कि ये सेकंड पार्ट की जो गाइड है ना, उसके मैं 5-6 पेज डेली करूँगी, है ना, डेली में पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो आप 10 पेज का भी टारगेट लेके चलोगे ना, तो आपके गाइड का एग्जाम तक कम से कम 2-2.5 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप और फिर पुराने पेपर सॉल्व करने लग जाओ। अब आप सोचोगे पशु परिचर की तो बार बार वैकेंसी होती मतलब एग्जाम होती नहीं है, तो हम किसके पुराने पेपर सॉल्व करें। राजस्थान की तो बहुत सारी एग्जाम होती है ना इसी सिलेबस की। रीट के कर लो आप, रीट में हिंदी इंग्लिश छोड़ देना, बाकी जीके तो सेम ही है ना। एसएसटी रीट में एसएसटी वाले जो पोर्शन है उसकी कर सकते हो, पटवारी की कर सकते हो, एसआई की कर सकते हो, सब में सेम ही है, वही राजस्थान, वही सामाजिक विज्ञान, वही भूगोल। जबकि आप थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो ये वाले क्वेश्चन तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड पार्ट के लिए मैं बोल रही हूँ, सिर्फ एक गाइड ले आओ, 10 पेज का टारगेट रखो कि मुझे 10 पेज डेली पढ़ने हैं, और इस तरह से आप पशु परिचर का सिलेबस कवर कर सकते हो। बस थ्योरी में वही बताऊंगी, सिलेबस निकलवा लो और सिलेबस में जो टॉपिक लिखे गए हैं उन्हीं टॉपिक के नोट्स तैयार करो और उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे कि जो भी पुराने पेपर राजस्थान के लगे हैं, चाहे वो रीट के हों, चाहे वो एसआई के हों, चाहे वो पटवारी के हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो, पुराने पेपर जो आए हैं। क्योंकि राजस्थान के एग्जाम वालों की RSMSSB का जो महिला सुपरवाइजर का पेपर लगा था, है ना, बहुत सारे पेपर लिए थे RSMSSB ने, थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है। इसने अब तक जितने पेपर लिए हैं ना, सारे ओल्ड पेपर उठा के देख लो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं अपने राजस्थान के एग्जामों में। तो इस तरह से यार 20-22 हज़ार की नौकरी, जिसमें काम आपको नाम का भी नहीं करना, और आप किसी भी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आपके पास 100% टाइम है। अभी अगर आप 20, 21, 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के, कितने भी हो, तो यार क्या बुराई है अगर 20-22 हज़ार घर बैठे हैं। बाकी सरकारी नौकरी का जो लेवल होता है ना, वो सरकारी नौकरी जैसा ही होता है यार। अगर और कुछ भी नहीं बने तो ये भी बेस्ट है यार। और सैलरी तो हर साल बढ़ती है ना, वो मुझे पता है। सरकारी सेवा में हर साल आपके 1000-1500 रुपये बढ़ते ही बढ़ते हैं, इसमें भी बढ़ेंगे। और रही बात प्रमोशन की, तो इसमें सिर्फ एक ही प्रमोशन है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बनाते हैं इसमें, और इससे ज़्यादा प्रमोशन नहीं है। तो प्रमोशंस के आधार पे आपको इसमें प्रमोशन लेना है, क्योंकि आपको बड़ी जॉब की तैयारी करनी है ना आगे चल के, ठीक है। और ड्यूटी अगर गर्मियों में 8 से 2, सर्दियों में 9 से 3, तो देख लो ड्यूटी आवर्स ही कितने हैं। 10वीं पास एग्जाम दे सकता है, तो यार मैं तो आप सबको बोलूँगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे छोटी लेवल के एग्जाम समझ के एग्जाम नहीं देंगे, और जो लोग दे रहे हैं 10वीं पास, वो हो सकता है इतने कैपेबल नहीं हो कि वो पास कर ले। अगर आपने अभी तक फर्स्ट ग्रेड, रीड, थर्ड ग्रेड की तैयारी करी है और आपने 1-2 बार एग्जाम में फेल हो चुके, तो आपका यार लेवल बहुत सही हो चुका है, तो आप ये एग्जाम आसानी से पास कर लोगे, ठीक है। तो सरकारी नौकरी जहाँ भी ग्रैब हो, जहाँ भी मिले उसे ग्रैब कर लो, जकड़ लो, छोड़ो मत, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।